हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो से हम लोगों ने कक्षा 12 केमिस्ट्री अध्याय 5 यानी कि पृष्ठ रसायन को स्टार्ट किया था। दोस्तों, चैप्टर का नाम ही पृष्ठ रसायन है, तो अपन को इस चैप्टर में पृष्ठ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों ने पिछली वीडियो में अधिशोषण पढ़ लिया था और अधिशोषण के प्रकार पढ़ लिए थे, इनमें अंतर भी देख लिया था कि इनमें अंतर क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर अधिशोषण की क्रियाविधि। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, ऊष्मागतिकी आप लोगों ने कक्षा 11th में जरूर पढ़ा होगा। ये टॉपिक कक्षा 11th से ही रिलेटेड है, अतः हमें उसकी कुछ चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो कक्षा 11th में आप लोगों ने एक फार्मूला जरूर पढ़ा होगा। वो फार्मूला था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने कक्षा 11 में जरूर पढ़ा होगा। यदि नहीं भी पढ़ा है तो घबराइए मत, क्योंकि मैं इतने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वीडियो खत्म होते होते ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पर जाइए और पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों, इस फार्मूले में जितने भी लोग हैं मैं आपकी उनसे मुलाकात करवा देता हूँ। डेल्टा जी को अपन गिब्स ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा एच को अपन एंथैल्पी कहते हैं। और एक बात याद रखना कि केमिस्ट्री के अंदर एंथैल्पी का कभी भी जिक्र हो तो उसका मतलब होता है ऊर्जा। टी को हम लोग तापमान के रूप में परिभाषित करते हैं और डेल्टा एस को हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। अब ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर अवशोषण को पढ़ने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि अवशोषण में इन सबके मान किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। तो आइए एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि चीज़ें जल्दी आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले डेल्टा जी की हम बात करें, यानी कि गिब्स ऊर्जा की अगर हम बात करें, तो आइए देखते हैं कि गिब्स ऊर्जा के मान किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, आखिर इनमें होता क्या है। तो दोस्तों, एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोग मान लो कि मेरे पास ये दो कमरे हैं। तो दोस्तों, गिब्स ऊर्जा को देखने के लिए मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है। मेरे पास दो कमरे हैं, जिनमें से एक कमरे में नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, ये नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, और दूसरा कमरा खाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि नाइट्रोजन गैस की सांद्रता इस कमरे में अधिक है और नाइट्रोजन गैस की सांद्रता इस कमरे में कम है। अब मैं क्या करूं, इन दोनों कमरों के बीच में जो खिड़की है, मैं उस खिड़की को यदि खोल दूं तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे ही अपन ये खिड़की खोलते हैं तो नाइट्रोजन गैस के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाते हैं। तो यहाँ सांद्रता अधिक थी, तो यहाँ से ये नाइट्रोजन गैस के अणु इस खाली कमरे की तरफ जाने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से ये धीरे धीरे करके इस कमरे में भरने लगेंगे। अब यहाँ से डेल्टा जी के 3 मान आते हैं। डेल्टा जी के कितने मान आते हैं, यानी कि गिब्स ऊर्जा कितने मान आते हैं? 3 मान आते हैं। पहला, डेल्टा जी का मान 0 होगा। सेकंड, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा। थर्ड, डेल्टा जी का मान निगेटिव होगा। कहने का मतलब ये है कि जब डेल्टा जी का मान 0 होगा तो साम्यावस्था की स्थिति होगी। कौन सी स्थिति होगी? साम्यावस्था की। ठीक है, जब डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा तो ये अस्वतः प्रक्रम होगा। ठीक है दोस्तों, और जब डेल्टा जी का मान निगेटिव होगा तो ये स्वतः प्रक्रम होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए होता क्या है, वो ध्यान से सुनना। मेरी कोशिश है कि वीडियो खत्म होते होते ये टॉपिक आप लोगों की बिल्कुल समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ही मैंने ये खिड़की खोली तो नाइट्रोजन गैस के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने प्रारंभ हो गए। मैंने कोई जोर जबरदस्ती इनकी साथ नहीं की, तो ये जो अपने आप जाने प्रारंभ हो गए, इसको हम स्वतः प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्वतः प्रक्रम। ठीक है, स्वतः प्रक्रम मतलब अपने आप। ठीक है, अब एक समय ऐसा आएगा
कि जितने नाइट्रोजन गैस के अणु इस कमरे में होंगे उतने ही नाइट्रोजन गैस के अणु इस कमरे में भी होंगे, यानी कि इनमें क्या हो जाएगा, दोनों कमरे में बैलेंस हो जाएगा, यानी कि जितने अणु इसमें उतने ही अणु इसमें। इस स्थिति को कहते हैं साम्यावस्था। ठीक है दोस्तों। अब अस्वतः प्रक्रम क्या होता है? अस्वतः प्रक्रम जो ज़बरदस्ती कराया जाए। मान लो मैं इसमें से एक नाइट्रोजन गैस का अणु पकड़ूं और उसे ज़बरदस्ती इस कमरे में भेज दूं, तो ये अपने आप नहीं हुआ। ठीक है, इसको भी भेजने के लिए मान लो ये वाला भी पकड़ूं और इसको भी भेज दूं, ये वाला भी पकड़ूं और इसको भी भेज दूं, तो ये अपने आप इस कमरे में नहीं जा रहे, बल्कि मेरे द्वारा ज़बरदस्ती इनको इस कमरे में भेजा जा रहा है। तो ये होता है अस्वतः प्रक्रम। ठीक है दोस्तों। तो तीनों स्थितियां आप समझ गए होंगे कि किस तरह से डेल्टा जी का मान 0 होगा, किस तरह से डेल्टा जी का मान धनात्मक होगा, किस तरह से डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, सेकंड स्टेप में अपन बात करते हैं डेल्टा एस की। डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी की। एंट्रोपी होता है बिखराव का मापक, बिखराव का मापक। आइए देखते हैं कि इसके मान में किस तरह से परिवर्तन होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस, दूसरी गैस और तीसरी द्रव। यानी कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और आप लोग जानते हो कि गैस अवस्था में जो अणु होते हैं वे बहुत दूर दूर होते हैं, जबकि द्रव अवस्था में द्रव के जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं। और ठोस अवस्था में जो अणु होते हैं उनमें बिल्कुल वे चिपके हुए होते हैं, उनके बीच की दूरी नगण्य होती है। ये इतनी बात आप लोग सभी जानते हैं। अब यदि कोई गैस द्रव में बदल रही है तो डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी का मान क्या होगा। सेकंड लिखता हूं मैं, यदि कोई द्रव गैस में बदल रहा है तो डेल्टा एस का मान क्या होगा। थर्ड लिखता हूं, यदि कोई द्रव ठोस में बदल रहा है तो डेल्टा एस का मान क्या होगा। फोर्थ कंडीशन देखते हैं, यदि कोई ठोस द्रव में चेंज हो रही है तो डेल्टा एस का मान क्या होगा, यानी कि एंट्रोपी किस प्रकार परिवर्तित होगी। आप लोगों को ये आइडिया लगाना है, आप लोगों को याद रखना है कि एंट्रोपी का मतलब होता है बिखराव का मापक। तो देखिए पहली कंडीशन में देखिए कि गैस द्रव में बदल रही है। गैस किस में बदल रही है? द्रव में बदल रही है, यानी कि यहाँ पर बिखराव ज़्यादा है और यहाँ पर बिखराव कम है। तो यानी कि गैस द्रव में बदल रही है तो बिखराव कैसा हो रहा है? कम। इसलिए डेल्टा एस का मान आएगा निगेटिव। इतनी बात समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आइए देखते हैं कि द्रव गैस में बदल रहा है, ये द्रव गैस में बदल रहा है, यानी कि इधर बिखराव कम है और इधर बिखराव ज़्यादा है। तो जब बिखराव ज़्यादा है तो डेल्टा एस का मान आएगा पॉजिटिव। नहीं समझे तो इसमें समझ जाएंगे कि द्रव ठोस में बदल रहा है, द्रव ठोस में बदल रहा है। देखिए इधर बिखराव ज़्यादा है, इधर बिखराव कम है, इधर बिखराव कम है, तो बिखराव कम प्राप्त हो रहा है, कम हो रहा है और कम के लिए आएगा नेगेटिव। इधर देखिए ठोस से द्रव में बदल रही है, यानी कि ठोस से किस में बदल रही है? द्रव में, और द्रव में बिखराव ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए आएगा धनात्मक। ठीक है दोस्तों, नहीं समझे फिर से समझ लीजिए। किस में बदल रही है? द्रव में। गैस से द्रव में, गैस से द्रव में, द्रव में बिखराव कम है तो कम के लिए माइनस, द्रव से गैस में, द्रव से गैस में बिखराव ज़्यादा है तो धनात्मक। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों ने अभी तक समझा कि गिब्स ऊर्जा का मान किस प्रकार से चेंज होगा, आप लोगों ने समझा कि एंट्रोपी किस प्रकार से चेंज होगी। तीसरी चीज़ बचती है इसमें डेल्टा एच यानी कि ऊर्जा। आइए इसको भी देख लेते हैं। डेल्टा एच, डेल्टा एच को अपन लोग बोलते हैं एंथैल्पी। तो आइए देखते हैं कि एंथैल्पी पर क्या परिवर्तन होगा। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अधिशोषण की घटना में किसी अधिशोषक पर, ये अधिशोषक है,
किसी अधिशोषक पर अधिशोष्य आकर के एकत्रित हो जाता है। इसी घटना को अपन लोग क्या बोलते हैं? अधिशोषण बोलते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पहली वीडियो जरूर देख लिया कीजिए। मैं आपसे फिर कहूँगा कि इस वाली वीडियो में यदि अधिशोषक, अधिशोष्य, अधिशोषण समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि ये वाला जो है आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट होता क्या है, अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा करके बताइए कि कोई वस्तु किसी पर क्यों चिपकती है? क्योंकि उसमें आकर्षण होता है। बिना आकर्षण के तो कोई वस्तु दूसरी वस्तु से चिपकेगी नहीं, ठीक है? तो उनमें क्या होता है? आकर्षण होता है। और जब कोई वस्तु आकर्षण के कारण किसी दूसरी वस्तु पर आकर के चिपकती है तो ऊर्जा को बाहर निकाल देती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया हुई है उसे अपन लोग ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं। तो ये जो है ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से ऊर्जा बाहर निकली है। यहाँ से ऊर्जा क्या हो गई? बाहर निकली है। जब अधिशोष्य अधिशोषक पर आकर चिपकता है तो ऊर्जा को बाहर निकाल देता है, और जहाँ ऊर्जा बाहर निकलती है केमिस्ट्री में उसे ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं। अब दोस्तों एक बात जरा बताइए कि ये जो हमारी क्रिया हुई है, यानी कि कुछ चीज़ आकर के किसी चीज़ के ऊपर चिपकी है और ऊर्जा बाहर निकली है, तो इसकी ऊर्जा में कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी? देखिए इसमें से ऊर्जा क्या निकली है? बाहर निकली है। ये जो ऊर्जा है वो इसी के द्वारा तो बाहर निकली है, तो इसकी ऊर्जा कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? फिर से देखिए, ये जो प्रक्रम है, ये जो क्रिया हुई है, इसमें से ऊर्जा निकल गई। इसमें से क्या निकल गई? ऊर्जा बाहर निकल गई। तो इसकी ऊर्जा में क्या आ गई? कमी। इसकी ऊर्जा में क्या आ गई? कमी। तो एंथैल्पी का जो मान होगा, यानी कि डेल्टा एच का जो यहाँ से मान आएगा वो होगा निगेटिव में, ठीक है? आइए एक बार एंट्रोपी को देखते हैं। अधिशोषण के लिए एंट्रोपी का मान किस प्रकार होगा? एंट्रोपी देखते हैं कि अधिशोषण की क्रियाविधि में एंट्रोपी का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा। एंट्रोपी अर्थात डेल्टा एस। मैंने आपको बताए थे कि डेल्टा एस के मान इस विधि से, या कह लो कि इन आधार पर परिवर्तित होंगे। डेल्टा एस के मान इन आधार पर परिवर्तित होंगे, ठीक है? तो वही चीज़ें हमें इसमें देखनी है। तो पहली कंडीशन में अपन लोग देखते हैं कि अभी कुछ चीज़ चिपकी नहीं है अधिशोषक पर, वो बाहर ही घूम रही है। तो ये अधिशोषक है हमारा, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ इस बार। और ये धूल के कण हैं, मान लो जो चीज़ चिपकनी है, यानी कि अधिशोष्य हैं, ये बाहर घूम रहे हैं। मान लो ऐसे मान लो कि ये कार का शीशा है आपकी, और इस पर ये जो मिट्टी के कण है वो भी चिपके नहीं है, अभी वातावरण में ही घूम रहे हैं। कुछ देर बाद क्या होगा? कुछ देर बाद क्या होगा? कुछ देर बाद ये जो धूल के कण हैं ये आपकी कार के शीशे पर आकर के बैठ जाएंगे, यानी कि अधिशोष्य अधिशोषक पर आकर के चिपक जाएगा। अधिशोषण की घटना कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग एक बात का आइडिया लगाइए कि डेल्टा एस का मान क्या होगा? डेल्टा एस का मान क्या होगा? देखिए इधर बिखराव ज़्यादा था और इधर बिखराव कम है। मैंने आपको बताया था कि एंट्रोपी बिखराव का मापक है। तो इधर बिखराव ज़्यादा था और इधर बिखराव कम है, तो डेल्टा एस का जो मान आएगा वो आएगा निगेटिव। आएगा या नहीं आएगा? बिखराव कम है तो कैसा आ रहा था? निगेटिव। बिखराव कम है, द्रव से ठोस में जा रही थी, द्रव से ठोस में जा रही थी, तो इधर बिखराव कम था तो कैसा मान आ रहा था? निगेटिव। गैस से द्रव में जा रही थी, गैस से द्रव में जा रही थी, इधर बिखराव कम था तो कैसा आ रहा था? निगेटिव, ठीक है? तो इधर बिखराव कम है तो कैसा आएगा? निगेटिव। तापमान का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं चीज़ें इधर वाली चीज़ों को रफ कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ऊष्मागति के सिद्धांत पर अवशोषण की क्रियाविधि में डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस के मान क्या आते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों ने डेल्टा एच का मान पढ़ लिया, यहाँ पर डेल्टा एस का मान पढ़ लिया। मैंने बताया था कि तापमान से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और जी के मान यानी कि गिब्स ऊर्जा के मान भी आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से परिवर्तित होंगे। आइए देखते हैं और इस सूत्र को देखते हैं कि सूत्र का क्या उपयोग है। तो ये हमारे पास सूत्र है जो कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा था। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है? ये सूत्र था जो आप लोगों ने पिछली कक्षा में यानी कि कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ लिया था। तो आइए देखते हैं कि अधिशोषण के लिए क्या परिवर्तन होगा। अधिशोषण के लिए
इस सूत्र में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो डेल्टा जी का डेल्टा जी लिखा जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा एच का मान किस में आ रहा था, निगेटिव में आ रहा था, तो यहाँ हो जाएगा माइनस डेल्टा एच। ठीक है, ये माइनस टी। डेल्टा एस का मान भी निगेटिव में आ रहा था, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा जी को डेल्टा जी लिखेंगे अपन, माइनस डेल्टा एच, ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा टी डेल्टा एस। ठीक है, तो ये एक नया फार्मूला हमारे पास आ गया जो कि अतिशोषण के लिए होगा ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ से 3 कंडीशन बनती हैं, जिनमें से अपन 2 कंडीशन को पढ़ेंगे, तीसरी कंडीशन की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए तीसरी कंडीशन को अपन नहीं पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि कंडीशन फर्स्ट क्या होती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस के बराबर हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इधर समझिए। मान लो डेल्टा एच का मान 3 है और टी डेल्टा एस का मान भी कितना हो जाए, 3 हो जाए, तो गिब्स ऊर्जा क्या होगी। देखिए डेल्टा एच का मान 3 है, डेल्टा एच का मान 3 है, तो ये 3 माइनस में होगा, इसके साथ माइनस। टी डेल्टा एस का मान भी 3 है और टी डेल्टा एच किस में है, प्लस में है, तो 3 हो गया प्लस में, ये दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और डेल्टा जी का मान कितना हो जाएगा, 0। याद करिए मैंने बताया था कि जब डेल्टा जी का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ से क्या होगा, डेल्टा जी का मान 0 प्राप्त होगा। तो कौन सी स्थिति होगी, याद करिए, तो स्थिति होगी साम्य अवस्था की। ठीक है, ये तो केस फर्स्ट था, अब केस सेकंड देखिए। केस सेकंड में क्या होगा, ध्यान से देखिए। केस सेकंड में डेल्टा एच जो बड़ा होगा टी डेल्टा एस से। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ पे समझते हैं। तो अगर डेल्टा एच का मान मैं 4 ले लूँ और टी डेल्टा एस का मान मुझे कितना लेना पड़ेगा, 3, क्योंकि देखिए डेल्टा एच ज़्यादा है तो मुझे डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा लेनी पड़ी, टी डेल्टा एस छोटा है तो मुझे टी डेल्टा एस की वैल्यू कम लेनी पड़ी। तो यहाँ से होगा क्या, डेल्टा जी जब हम निकालेंगे तो देखिए ये माइनस में है, सूत्र के अनुसार ये माइनस में है, तो हमें इसका मान माइनस में रखना पड़ेगा 4, और ये प्लस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 3। इस फार्मूले में मान रखा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इस फार्मूले में मान सोच करके रख लिए कंडीशन के अनुसार। तो डेल्टा जी क्या होगा, ये 4 माइनस का है और ये 3 प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस में 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि डेल्टा जी का मान किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, जबकि इधर डेल्टा जी का मान प्लस 0 था और इधर डेल्टा जी का मान किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। तो याद करिए जब डेल्टा जी का मान निगेटिव में आ रहा था तो कौन सा प्रक्रम हो रहा था, वो प्रक्रम हो रहा था स्वतः प्रक्रम। ठीक है, तो 3 कंडीशन फंसती है, मैंने बताया था यहाँ 3 केस फंसेंगे, एक में डेल्टा जी का मान 0 होगा, एक में डेल्टा जी का मान माइनस में होगा और एक में डेल्टा जी का मान प्लस में होगा। तो अपन को 3 केस से कुछ नहीं है, अपन को 2 केस पढ़ने हैं, नो नीड थर्ड केस। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा, तो आइए देखते हैं इस बार इसकी थ्योरी क्या कहती है। मैं इस वाले को मिटा रहा हूँ, ठीक है, और अपन इस वाले को मिटा करके यहाँ पर इसकी थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर अवशोषण की क्रियाविधि किस प्रकार होती है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट होगा आपका, अधिशोषण होने पर पृष्ठ ऊर्जा के मान में सदैव कमी आती है। पॉइंट मैंने लिख दिया है, पॉइंट है अधिशोषण होने पर पृष्ठ ऊर्जा के मान में कमी आती है जो कि ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई वस्तु, जब भी कोई अधिशोष्य अधिशोषक पर आकर के चिपकेगा तो आकर्षण बल के कारण चिपकेगा और यहाँ से ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। यहाँ से क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, इस क्रिया से क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। और ये जो निकाय बना था, इस निकाय की ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यही लिखा हुआ है कि अधिशोषण होने पर पृष्ठ ऊर्जा के मान में कमी आती है। पृष्ठ ऊर्जा के मान में क्या आती है, कमी आती है, जो कि ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, जो कि ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। पॉइंट अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट देखते हैं, और इसमें आगे हम लिखेंगे जो कि ऊष्मा के रूप में, अर्थात आगे हम लोग लिखेंगे अर्थात यह एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। ऊष्मा
चेपी प्रक्रम है। याद करिए, ऐसा कुछ हुआ था जब मैंने आप लोगों को समझाया था थोड़ी देर पहले। सेकंड पॉइंट अपन लोग लिखेंगे, अधिशोषण होने पर एंट्रोपी का मान घटता है। अधिशोषण होने पर एंट्रोपी का मान घटता है। एंट्रोपी का मान घटता है क्योंकि बिखराव कम हो जाता है। क्योंकि बिखराव कम हो जाता है। ठीक है, इससे पहले की घटना क्या होगी? इससे पहले की घटना याद करिए, अधिशोष्य कहीं और होगा और अधिशोषक कहीं और होगा। अधिशोष्य कहीं और होगा और अधिशोषक कहीं और होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार डेल्टा एस में परिवर्तन होता है। इधर बिखराव ज़्यादा है और इधर बिखराव कम है, तो जब कम होता है तो मान किस में आता है? निगेटिव में आता है। देखिए वही चीज़ लिखी हुई है, अधिशोषण होने पर एंट्रोपी का मान घटता है क्योंकि बिखराव कम हो जाता है। क्योंकि बिखराव कैसा हो गया? कम हो गया। ठीक है, अपन थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा? स्वतः प्रक्रम हेतु, स्वतः प्रक्रम हेतु डेल्टा एच को पर्याप्त ऋणात्मक होना पड़ेगा ताकि वह टी डेल्टा एस से ज़्यादा हो। ठीक है दोस्तों, स्वतः प्रक्रम तब होगा तब डेल्टा एच कैसा हो? ऋणात्मक हो। देखिए डेल्टा एच का मान 4 था और ये ऋणात्मक में था। ठीक है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? पर्याप्त ऋणात्मक होना पड़ेगा ताकि वह टी डेल्टा एस से ज़्यादा हो जाए। ताकि वह टी डेल्टा एस से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। टी डेल्टा एस से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अगर ये टी डेल्टा एस से ज़्यादा है डेल्टा एच, तो कैसा प्रक्रम होगा? स्वतः प्रक्रम होगा। आगे देखते हैं, डेल्टा एच के टी डेल्टा एस के बराबर होने पर साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। तो देखिए जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर होता है तो क्या हो जाती है? साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। तो यहाँ कौन सी व्यवस्था स्थापित हो गई? साम्यावस्था स्थापित हो गई। तो देखो इतना सब कुछ समझाने का केवल एक ही मतलब था कि इस नियम के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों की समझ में आ सके, और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की है आप लोगों को वीडियो में सब चीज़ सिखाने की। ठीक है, मैं एक चीज़ को दो दो बार इसलिए बताता हूँ ताकि अच्छे से चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो सके, क्योंकि रट तो आप वैसे भी लोगे, मेन काम होता है समझना। तो आज की इस वीडियो को अपन लोग यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। दोस्तों इस चैनल पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट जरूर करना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।